कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी। एक बार फिर आपका स्वागत है सर। दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह अभी तक तय नहीं है। तमिलनाडु में जहां नंबर गेम चल रहा है, विजय को 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। 2 बार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भी अभी तक उनके वो पर्याप्त नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इनमें जो 3 दलों की तरफ वो उम्मीद से देख रहे हैं वो हैं लेफ्ट की 2 पार्टियां, सीपीएम सीपीआई और वीसी के, जो डीएमके के साथ गठबंधन की पुरानी सहयोगी हैं। कांग्रेस की तरह वो जल्दबाजी में नहीं है सत्ताधारी दल को, मतलब डीएमके को छोड़ करके और विजय का साथ देने के लिए, लेकिन उनका फैसला आज होना है। और अगर इसमें देर लगती है तो फिर ये चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि डीएमके और एडीएमके को एक पार्टी दूसरी पार्टी को पीछे से बहुमत समर्थन दे दे, डीएमके एडीएमके को बाहर से समर्थन दे दे और एडीएमके की सरकार बनाने पर, ऐसे विकल्पों पे भी सोचा जा रहा है, बात की जा रही है। लेकिन इसकी एक राउंड और बात हम कर लेते हैं, फिर हम केरल की बात करेंगे। सर, मोस्ट प्रोबेबल जो आपको आउटकम लगता हो तमिलनाडु का, वो क्या है? वो अभी दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लें तो हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे और कोई संभावना से इनकार नहीं करेंगे। एक घटना 2006 की, जब झारखंड में अकेले इंडिपेंडेंट एमएलए थे मधु कोड़ा, वो चीफ मिनिस्टर बन गए अकेले, और उनको जितनी पार्टियां थी उन्होंने समर्थन दे दिया और वो 1.25 साल तक करीब करीब मुख्यमंत्री रहे। अब केंद्र की भी बात बताता हूँ आपको। केंद्र में बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ 97 में। ये 96 के जब चुनाव हुए, वाजपेयी सरकार गिर गई, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ वो विपक्ष में चली गई जब देवेगौड़ा सरकार बनी। उसमें 140 एमपीज के साथ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, वो सहयोग कर रही थी। नंबर 3 की पार्टी थी जेडीयू, जो 46 सीटों पर थी। ठीक है, तो वो सरकार के प्रधानमंत्री बने और 2 बार प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा भी बने, गुजराल भी बने, 46 सीटों के साथ, जबकि 161 सीटें बीजेपी के पास, 140 सीटें कांग्रेस के पास। चंद्रशेखर भी बने थे सर। वही बता रहा हूं मैं कि ये हो गया। चंद्रशेखर जी को देखिए, चरण सिंह जी को देखिए। चरण सिंह जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। उनके दबाव में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उसके बाद वो जो सब कुछ हुआ उसमें सरकार गिर गई, और जब सरकार गिर गई तो मोरारजी देसाई के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये केस रिपीट हुआ जब वीपी सिंह की सरकार थी, और जब वीपी सिंह बन गए, देवीलाल नहीं हुए, और फिर जब वीपी सिंह सरकार को गिराया गया तो उसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन देकर बना दिया, जो 56 एमपीज के साथ थे। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति है कि कोई सी भी पार्टी किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकती है। विरोध की बात करें तो 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज, दोनों पार्टीज ने वीपी सिंह को समर्थन दिया। उनसे बड़ा कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, तो वो है। अब गवर्नर की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का हमने जिक्र करते हैं बार बार, वाजपेयी जी की सरकार का जो 13 दिन का उनको मौका दिया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और मौका दिया गया। वो दाग अभी तक राष्ट्रपति भवन से नहीं धुला कि आपने एक ऐसी पार्टी को मौका दे दिया सिंगल लार्जेस्ट के नाम पे, जिसके पास बहुमत नहीं था। इससे उलट हुआ 98 में, जब KR नारायणन राष्ट्रपति थे और वाजपेयी सरकार को, वाजपेयी जी ने एनडीए की तरफ से उनको वो दिया लेटर कि भाई हमारे पास समर्थन है, तो नारायणन साहब ने कहा कि नहीं, हमें सपोर्ट की चिट्ठी चाहिए। और वो सपोर्ट की चिट्ठी जब तक आई तब तक उन्होंने नहीं बनने दिया, जो आज गवर्नर साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे उलट बहुत सारे उदाहरण समीर साहब ने भी बता दिए। तो क्या जो आज हो रहा है, इस तरह का काम करके गवर्नर साहब, देखिए ये नंबर का गेम ही गलत करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उनके पास समर्थन नहीं है। समर्थन किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, मुझे बताइए। बहुमत साबित करने के लिए। किस चीज़ का बहुमत साबित? बहुमत तो जब सदन में जरूरत होगी तब साबित करना होता है ना। बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 112 लोग, मैं इनके समर्थन में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बात। आप गवर्नर साहब उनको मौका दें, बना ले सरकार, समय दे दें, 10 दिन देना है, 15 दिन देना है, 5 दिन देना है, जो भी उनको देना है दे दें, वो बहुमत साबित करें। अब उसमें क्या संभावना बनती है कि बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं उनको कम, 6 लोग हैं, 5 लोग कम है, 6 लोग कम है, 6 लोगों का कम है ना। 12 लोग यदि वहाँ पर हाउस में एब्सटेन कर जाते हैं
तो वो सरकार तो बहुमत में तो रहेगी। मूल प्रश्न 118 नहीं है, मूल प्रश्न ये है कि विजय को मौका में दिया जाए, विजय को मौका दिया जाए, और वो गिर जाएगी तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता उस सरकार को। इससे गवर्नर साहब भी बचेंगे। करेंगे अगर अभी ये इनको बात मौका दे दिया। हॉर्स ट्रेडिंग तो सर जो हो रही होगी अभी भी हो रही होगी। नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा है वो एक बड़ा और साफ संभावना, है। एक संभावना और हो सकती है कि गवर्नर साहब कहें, जैसे पहले भी कई बार हो चुका, कि यदि नहीं बन रही है, ये सरकार भी नहीं बन रही, दूसरी सरकार भी नहीं बन रही, तो वो विधानसभा को वो कर दें, निलंबित, सस्पेंड कर सस्पेंशन कर दें, और फिर कहें कि जब हो जाएगा किसी का तो पहले राष्ट्रपति शासन ज्यादातर इसी बात पे लगते थे हमारे यहाँ, बर्खास्त करने से ज्यादा तो इस बात पर सस्पेंशन कर दीजिए, आपकी सस्पेंशन कर जैसे महाराष्ट्र में हो दीजिए। गया था हाउस जब में देवेंद्र को समर्थन नहीं हाउस दिया था में जो मेजोरिटी प्रदेश है में भी वो हो तय गया, उत्तर करती है प्रदेश में। कि सरकार किसकी होगी, गवर्नर या राष्ट्रपति तय नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। अब तो गवर्नर स्टैंड ले चुके कि मुझे कागज पे नंबर चाहिए। नहीं, वो ऐसा अब स्टैंड तीन को ही भी आप सिनेरियो है स्थायी मत मानिए ना। सर अब तीन ही सिनेरियो पॉसिबल है तमिलनाडु की राजनीति में। एक तो ये कि विजय के साथ बाकी सारे दल आ जाए, छोटे छोटे दल आ जाए और वो सरकार बना ले। दूसरा ये है कि विजय के साथ एआईडीएमके आ जाए, वो सरकार बना ले। या ये हो कि एआईडीएमके डीएमके साथ में और उनके साथ बाकी छोटे से सारे दल साथ में आ जाए, विजय को छोड़कर वो सरकार बना ले। ये तीन ही ऑप्शन है, नहीं, इसके एक अलावा ऑप्शन कोई जो चौथा आप ऑप्शन नहीं है। जो छोड़ रहे हैं वो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कि वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट चल रही थी बात भी कि ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा जाके सकते हैं, गवर्नर कहें कि भाई गवर्नर, हम मुझे हाउस में मेजोरिटी प्रूव करने का मौका वैसे भी दीजिए। सर, मैं केरल एक की चीज बात और- कर लेते हैं। एक और चीज छोटी बोलूंगा कि गवर्नर इज अपॉइंटेड टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ द हाँ, गवर्नमेंट, नॉट स्टॉपिंग द फॉर्मेशन। नॉट स्टॉपिंग द केरल की बात भी कर लेते हैं, जब हम कर ही रहे हैं कि तमिलनाडु की बात भी। तो यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन वहां पर लड़ाई ये नहीं कि नंबर किसकी, उनके पास नंबर की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुतायत में नंबर आया। नंबर ज्यादा है, इसी की वजह से जी हाँ। परेशानी। अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी नाम चल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चल रहे हैं। केरल के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की है और उनको रिपोर्ट भी दे दी है। अब ये हाईकमान को तय करना है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब ये फैसला दिल्ली से होगा। अब इस रेस में जो अब तरीका क्या है कि सारे वो ऑब्जर्वर गए, इन्होंने सारे विधायकों से बात की, हर विधायक ने अपनी पसंद बताई कि हम इनको बनाना चाहते हैं साहब, हमारे नेता ये हों। अब वो किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है वो आंकड़ा लेकर के ही दिल्ली आए। अब यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सो कॉल्ड। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये है कि सबसे ज्यादा विधायक इन साहब के पीछे खड़े हैं। इनका नाम है केसी वेणुगोपाल। 43 नंबर बताया जा रहा है जो केसी वेणुगोपाल के का समर्थन कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई केसी वेणुगोपाल उस पोजीशन पर हैं पार्टी के अंदर कि वो ये तो डिसीजन देने वालों में से हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनका फैसला कौन करेगा? मतलब जजी जो है, हाँ, मतलब ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जितने लोग हैं उनके टिकट इन्होंने फाइनल किए हैं, इन्होंने टिकट बांटे हुए हैं। तो वो तो इनके पास ये मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बाकी दो लोग जो चल रहे हैं, नाम वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला, कि वो भाई जब विधायकों से पूछोगे तो वो तो पहला नाम इनका ही लेंगे क्योंकि इन्होंने उनको टिकट दिया है। तो लॉयल्टी उनकी इनकी तरफ पहले से है। दूसरी एक बात और कही जा रही है कि जो ऑब्जर्वर गए, ये ऑब्जर्वर भी इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। जो मुकुल वासनिक जी और अजय माकन जी गए, वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे आके। तो भाई वो अपने बॉस के समर्थन में कितने लोग हैं, ये वो फैसला कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर ये संकट खड़ा हो गया। लेकिन अब सवाल ये ठीक है कि भाई ऐसा होता भी कम है कि इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठा आदमी और जो पार्टी चलाता हो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बनना चाहे या बनने की बात कर रहा हो। तो ये यहां पर एक विचित्र सी परिस्थिति जो है बनी हुई है। हम टी राघवन के पास एक बार फिर चलते हैं, केरल का हाल उनसे समझ लेते हैं। वीडी सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन और केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते से ये कई बात लोग कह रहे हैं कि उनको भी कुछ लोगों का समर्थन भी है और कांग्रेस के जो एलाइज हैं, खासकर आईयूएमएल मुस्लिम लीग, वो भी ये इस पक्ष में है कि वीडी सतीशन बने। और वीडी सतीशन अपनी ताकत दिखाने से गुरेज भी नहीं करेंगे, ये भी कहा जा रहा है राघवन। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि अगर आपको बनाना ही है किसी और को मुख्यमंत्री तो फिर मुझे मंत्री भी नहीं बनना। ये चुनाव वैसे उन्होंने ही लड़वाया। बिल्कुल सौरभ, देखिए 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो काम सबसे ज्यादा ग्राउंड पर किया है वो वीडी सतीशन ने किया है। वो कांग्रेस का चेहरा बने, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने यूडीएफ को घेरने के लिए सारी जो रणनीति है वो तैयार की। इलेक्शन का पिच उन्होंने तैयार किया। वो खुद फ्रंट फुट पर वहाँ पर बैटिंग करते हुए आए और जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो ये कहा गया कि केसी वेणुगोपाल के पास ज़्यादा नंबर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके पास ज़्यादा नंबर होना लाजमी भी है क्योंकि वो उन सब के बॉस हैं। लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं जिसमें आईयूएमएल बहुत बड़ी घटक पार्टी है, उसके अलावा केरला कांग्रेस
कि जितने भी अलग अलग जो कांग्रेस से टूटे हुए दल हैं, जो यूडीएफ का हिस्सा है, सब ये चाहते हैं कि वीडी सतीशन के पक्ष में ये पब्लिक का मैंडेट है, इसलिए वीडी सतीशन को सीएम बनाना चाहिए। चुनाव से पहले हमने देखा कि केसी वेणुगोपाल ने इच्छा जताई थी कि वो एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उस वक्त उनके साथ 5 और सांसद मैदान में आ गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक्त पार्टी नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा था कि कोई भी एमपी जो है वो इस्तीफा नहीं देगा, चुनाव में नहीं जाएगा, जो एमएलए हैं वहाँ पर वही चुनाव लड़ेंगे और एमएलए से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कल की विधायक दल की बैठक के बाद पूरा जो है मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 43 विधायकों के समर्थन के साथ केसी वेणुगोपाल आगे हैं और अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि जिसने मेहनत की उसको इसका लाभ मिलेगा या फिर दिल्ली में बैठा कोई नेता इसकी मलाई खाएगा। तो अभी तक आपके जिन लोगों से बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है, सतीशन या केसी वेणुगोपाल? देखिए, केरला से तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि 90% लोग केसी वेणुगोपाल के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। फिर तो अगर नंबर पे ही जाना है तो फिर तो यहाँ नंबर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। ज़्यादातर विधायक जो हैं केसी वेणुगोपाल का पक्ष ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। अब इसमें आइए जो दूसरी बात जिसके लिए ऑथराइज किया गया है वहाँ पर ऑब्जर्वर्स को कि हाईकमान फैसला करे, तो अब हाईकमान को ये फैसला करना है। अब सवाल सीधा सीधा राहुल गांधी क्या फैसला करेंगे, ये बात है ना सर? देखिए, अब राहुल गांधी कैसी राजनीति करते हैं। केरल में आपको 10 साल बाद इतना अच्छा मैंडेट मिला, 102 सीटें 140 में से आपकी यूडीएफ की आई है, कांग्रेस की 63 सीटें वहाँ पर आई है। अमित शाह बंगाल में गए ना केंद्रीय परिषद के बनकर, अमित शाह ने किसी और को भेजा क्या कि आप जाके तय कीजिए? राहुल गांधी खुद क्यों नहीं गए? क्यों मुकुल वासनिक और अजय माकन को राहुल गांधी ने वहां पर केंद्रीय परिषद के रूप में भेजा? इतना बड़ा स्टेट मिला है। आप वायनाड से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद है। इसी केरल ने आपको 20 में से 16 लोकसभा सांसद दिए। इतना स्ट्रांग आपका होल्ड है। क्या दिक्कत थी? राहुल गांधी खुद वहां ऑब्जर्वर बनकर जाते कि मैं आ रहा हूं, मैं विधायकों से बात सर, आप भी करूंगा। ऐसी बात कर देते ना कभी कभी। नहीं तो कुछ जाना चाहिए था ना सर। राजनीति है कि आप जाते, जब आपको पता है कि केसी वेणुगोपाल के प्रभाव में वहां के एमएलए हैं, सतीशन ने वहां पर काम किया, आप जाते हैं विधायकों से बात करते। राहुल गांधी जाते, जाना चाहिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया था सर। देखिए, मैं बता रहा हूं, अभी उन्होंने ऐसी बात की। एक ब्रेक की बात मुझे रिवील करनी पड़ेगी। ब्रेक में मैंने कहा कि भाई प्रियंका गांधी चली जाती है ऑब्जर्वर बनके, तो हम हंसने लगे कि प्रियंका गांधी ऑब्जर्वर बनेंगी। इन्होंने तो राहुल गांधी को कह दिया ऑब्जर्वर बन जाते। अमित शाह गए कि नहीं सर बंगाल में? आज अमित शाह विधायक दल की बैठक ले रहे हैं अभी 2 बजे बंगाल में। अमित शाह को जरूरत थी जाने की। भारतीय जनता पार्टी टेक्निकली मैं आपसे सहमत हूं, तो जाना चाहिए था राहुल गांधी को। जब पता है, तर्क ठीक है कि यदि राहुल गांधी या प्रियंका जी दोनों में से कोई भी जाता तो वो केसी वेणुगोपाल के ऊपर बिल्कुल बात जाते, करने के लिए अब तय कर सकते अब थे। अजय माकन और मुकुल वासनिक तो तय नहीं कर सकते ना। ये एसपी लेवल के ऑफिसर डीजी के खिलाफ रिपोर्ट बना। राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रियंका गांधी तो नहीं, राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी इंडियन मुस्लिम लीग से बात करते हैं, केरला कांग्रेस से बात हमारे पास आइए, प्लीड करिए, चुनाव फाइनल करके आते हैं वहां से। एक सेकंड सर, उसमें भी दूसरा पेज है, ऑब्जर्वर बाय पोजीशन हैज टू बी न्यूट्रल। अब ना प्रियंका गांधी न्यूट्रल है इस मामले में, ना राहुल गांधी न्यूट्रल। मैं ये कह रहा हूँ ना, वहां पे तो ये दिक्कत है ना कि अपनी सुपरमेसी दिखानी होती है कि हम जो कहेंगे लास्ट में हम तय करेंगे। आप आएंगे तब आप लड़ो, फिर हमारे पास आओ, फिर हम तय करेंगे किसका क्या करना है। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। अशोक गहलोत ने क्या दुर्गति कर दी थी अजय माकन की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। एमएलए तक मिलने नहीं आए, धक्के मार के भगा दिया। आपने जो आपने उदाहरण देके ठीक कर दी बात कि अमित शाह जा सकते हैं अगर बंगाल के ऑब्जर्वर बनके। वही कह रहा हूं, आप जाइए ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर? और सीधे रात नहीं चला। हरियाणा में अमित शाह जी कहते हैं, जब सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनना था उस समय अमित शाह जी ऑब्जर्वर बनकर गए थे। तो राहुल गांधी को आपको एक राज्य मिला, चुनाव दर चुनाव हार रहे हो, एक राज्य में आपकी सत्ता लौट रही 10 साल बाद। केसी या सतीश या दोनों के झगड़े में किसी तीसरे की लॉटरी हो भी सकता है। अब भाई रमेश चन्नीथला का भी नाम है, लेकिन क्या जो है केसी वेणुगोपाल के सामने राहुल गांधी जो है वो बाकियों में से किसी को चुनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। केसी वेणुगोपाल उनके बहुत ही करीबी हैं, उनके सारे सलाह वो देते हैं, सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर करते हैं राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल पर। तो ऐसे में क्या होगा? लेकिन बात तो बिल्कुल साफ है कि वीडी सतीशन जो है, अगर आपको अपनी पार्टी को वहां सही से चलाना है तो वीडी सतीशन को देना चाहिए। पर क्या कांग्रेस ऐसा फैसला करेगी? क्योंकि वीडी सतीशन ही इस जो ये विक्ट्री है उसके सूत्रधार है। ठीक, एक लाइन आप बोले फिर अगले। 3 उदाहरण राहुल गांधी के सामने है। केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस केरल का मुख्यमंत्री बनाने से पहले वो देख लें। राजस्थान में आप सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। केंद्र में अशोक गहलोत की पकड़ थी, अशोक गहलोत अपने आप को मुख्यमंत्री बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया सबसे बड़े दावेदार रहते हैं। कमलनाथ के दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से संबंध अच्छे थे, कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भाई वहां पर होता है कर्नाटका के अंदर, जब डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार आती है और सिद्धारमैया अपने संबंधों के कारण राहुल गांधी के कारण वहां वो मुख्यमंत्री बनकर चले जाते हैं और डीके शिव कुमार अभी तक संघर्ष कर रहे हैं वहां पर।
राजस्थान में क्या हुआ, आप चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया पार्टी से विधायक तोड़कर लेके गए, बीजेपी की सरकार बना दी, खुद केंद्र में मंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी वहां फिर चुनाव जीत गई। कर्नाटका में रोज डीके शिव कुमार के 20-25 विधायक दिल्ली आते हैं और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। डीके शिव कुमार रोज कहते हैं कि भाई आपने जो 2.5 साल के बाद कहा था उसका क्या हुआ। तो आप इन राज्यों का परिणाम देखिए। अगर केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी मुख्यमंत्री के रूप में अगर केरल में भेजते हैं तो ये तय माने कि केरल कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होगी, सांसद भी टूटेंगे और विधायक का भी बड़ा दल टूटेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बहुत साफ कह दिया कि हमें केसी वेणुगोपाल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। हम समर्थन तभी देंगे जब सतीशन माप के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। और मुझे लग रहा है कि सहयोगी दल ने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बोल दिया है, केरला कांग्रेस ने भी बोल दिया, जिनके 7 एमएलए वहां पर, कि सतीशन ही हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो फिर अगर सहयोगी दलों का साथ तो ज्यादा जरूरी है ना किसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री और वो विधायक भी हैं। केसी वेणुगोपाल तो अभी विधायक नहीं है, एमपी हैं, तो फिर इलेक्शन यदि लड़ा जाएगा फिर बाई। चलिए, तो ये कहानी भी अभी बाकी है, तो दक्षिण के दोनों राज्यों की कहानी है। लेकिन आप इतना गंभीरता से ले रहे हैं, इतना कांग्रेस लीडरशिप ने भी इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। हो जाएगा, निपट जाएगा, थोड़ा सा आराम से आप रहिए। जैसे बिहार में निपट ही गया। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट आज से पूरे कामकाज में आ चुकी है, फुल फॉर्म में आ चुकी है। कल सब लोग मंत्री बन गए थे। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज भी ले लिया है जाकर के, और मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों से उनकी मुलाकात हुई, उनको वेलकम किया गया। मीडिया ने भी उनसे कुछ सवाल किए। निशांत कुमार ने कहा कि वो अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है ये वो समझेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार में मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए थे कल ही। सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार सरकार काम करने में अब लग गई है। सम्राट चौधरी ने गृह और प्रशासन समेत 6 अहम डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं। जेडीयू के कोटे में गए हैं वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इनको मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। इनको बड़ा मंत्रालय दिया गया है। अब एक बात जो हम करेंगे वो ये कि भाई 22 दिन पहले इनको उप मुख्यमंत्री बना के 7 मंत्रालय दिया जा रहा था। 22 दिन में क्या बदल गया? निशांत आ ही गए, अब उप मुख्यमंत्री की जगह मंत्री हो गए। सुनते हैं। लेकिन निशांत ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे। और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूँ और हम जनता की सेवा करूँ। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो जनता की सेवा करने का कोशिश करूँगा ईमानदारी से और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का कोशिश। निशांत को आना था तो पहले भी आ जाते। खैर एनीवे, ये इसको खामगा एक बहस का मुद्दा बना दिया गया। इसमें खबर बना दी गई जो नहीं थी। खबर होती ये होती कि निशांत जी आए हैं, इनकी क्या कैसे काम करेंगे, क्या बैकग्राउंड है। उसकी जगह चर्चा हो रही है कि भाई वो इतने रिलक्टेंट हैं तो इनको मजबूर क्यों किया गया। भाई जो 22 दिन पहले नहीं माना था वो क्यों मान लिया? दबाव में माना होगा ना, क्योंकि वो अगर उनको खुद हंसी खुशी आना होता तो पहले ही आ जाते। अब उनको आपने मंत्रालय भी ऐसा दे दिया है जिसमें काम बहुत करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मंत्रालय किसको मिला था? जब 2015 में लालू यादव और सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने, उस वक्त ये विभाग मिला हुआ था तेज प्रताप यादव। और हम सब ने बड़ी आलोचना की थी कि ये किसी फर्स्ट टाइमर को देने वाला मंत्रालय है क्या? जो आदमी पहली बार जीत करके, जिसने सरकार का सब ही नहीं सीखा हो, उसको आप सीधे स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे बिहार जैसे प्रदेश का। आज क्यों नहीं करें वो बात? हम तो अब तो आगे जीते भी नहीं है ना वो, अब तो और आगे बढ़ गया बिहार। तो लड़ाई नहीं है, अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ा उन्होंने। और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी एक सरकार के लिए, खासतौर से राज्य सरकारों में, क्योंकि होम हेल्थ जो है वो स्टेट का इशू है। और बिहार में जिस तरह की हालत है हॉस्पिटल्स की और पूरे हेल्थ सिस्टम की, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। मैं किसी की आलोचना पहले दिन नहीं करता, क्योंकि सब में संभावनाएं देखी जा सकती है। और पहले दिन यदि कोई नया मंत्री बना तो नए मंत्रियों के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, और जो लोगों ने बहुत समय तक अनुभव लिया है वो क्या करते हैं वो भी हमने देखा है। तो अब अनुभवी हो जाते हैं ना, फिर वो अनुभवी हो जाते हैं। तो अभी शुभकामनाएं दीजिए। और ये बार बार आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मत बोलिए, इससे क्या होता है 1 दर्जन लोगों के नाम याद आते हैं मुझे बिहार सरकार में जो बेटे हैं। तो फिर आप सब इस सरकार में बिहार सरकार में, तो फिर वो सबको ऐसे बोलना पड़ेगा? क्या बोर्ड्स पे ऐसे लिखा जाएगा? सर, निशांत जी के मंत्री बनने के पीछे की और इससे आगे क्या खबर है? देखिए, इसमें खबर कुछ नहीं है, इसमें ये देखना होगा आगे क्या होता है। निशांत कुमार, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको लगता है कि वो रिलक्टेंट हैं, वो कुछ
सच में क्या इस विभाग को आगे लेके जाएंगे या विधानसभा में फिर कैसे बोलेंगे? ये आगे लेके जाएंगे नहीं सर मैं लेके जाएंगे। एक चीज मैं और एक बात कह दूं, आपने कहा वो रिलेक्टेंट है, मैंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। एक्चुअली रिलेक्टेंट एक अंडरस्टेटमेंट है। हाँ, रिलेक्टेंट अंडर ये हम, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा, उससे बड़ा कोई हिंदी का शब्द नहीं है। वो रिलेक्टेंट से बहुत ज्यादा अनिच्छुक हैं, बहुत ज्यादा अनिच्छुक हैं। मैंने, और कल मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बगल में वो क्या नाम है उनका, नाम संजय झा। संजय झा माइक लेके कुछ बोल रहे हैं, और वो जैसे उनके भाव भंगिमा है, ऐसा लग रहा है उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, ये लोग कौन है, क्या बातें हो रही हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं निशांत कुमार जी खुद स्वस्थ रहे, पहली बात उनके लिए। और वैसे संजय झा बहुत मजबूत नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये मंत्रालय है, मतलब निशांत जी है, सॉरी। तो इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जी सॉरी राहुल जी। देखिए मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, देखिए ये बात सही है कि रिलक्टेंट हैं, और ये भी बात सही है कि उनकी भाव भंगिमा थोड़ी ऐसी है कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन एक बात तो मानी जा सकती है, कई बार लोग एक जगह मिलने पर उसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए इनके बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि लोगों की बेहतरी के लिए तो इनके मन में हमेशा से चीज़ें रही है, तो हो सकता है कि इस विभाग में कुछ बेहतर कर सकें। जो बिहार की जो हिस्ट्री रही है, मन बहुत वो समझते हैं सबका। नहीं, मैं तो आपका भी मन समझता हूँ, लेकिन हिस्ट्री जो बिहार की रही है तो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हो सकता है। सवाल मूल ये है कि सर बिहार की जनता का क्या दोष है कि यदि आपके पास एक रिलेक्टेंट आदमी है जो मंत्रालय नहीं देखना चाहता, तो क्यों जरूरत है? सरकार में लाने से बेहतर था कि संगठन के अंदर जिम्मेदारी देते, वो संगठन को संभालते हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं, राज्यसभा सांसद बन के, निशांत सरकार में आ गए, संगठन को संभालते हैं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने पूरी सद्भावना यात्रा निकाली, वो संगठन को समझते हैं, अपने नेताओं को संभालते हैं, मंत्रिमंडल में बाकी जो जेडीयू के मिनिस्टर से उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय काम है वो नीतीश कुमार के एब्सेंस में निशांत कुमार करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आप सीधे सरकार के अंदर चले गए, आपको एबीसीडी नहीं मालूम, सरकार का संगठन का कुछ मालूम नहीं है, आप सीधे बन गए। और जिस तरीके से आपकी स्पीच आ रही है, 2025 को आप 1925 बोल रहे हो, आपको अभी तो ये नहीं पता कि आपके साथी कौन कौन से वहां पर मंत्री बने हुए। आपसे पूछा गया कि जेडीयू के दूसरे मंत्री का नाम, तो बोले मुझे पता नहीं है अभी उनके पास कौन सा मंत्रालय है। तो आपको अपने ही साथी लोगों के नहीं मालूम है, आपको लाया इसलिए गया है कि आप नीतीश कुमार के बाद पार्टी को लीड करोगे प्रदेश के स्तर पर, पार्टी देते से अच्छा तो आप उनको पार्टी में पार्टी में आप उनको शामिल करते तो कम से कम जनता के सामने सार्वजनिक नहीं आते ना। मंत्री बन गए तो आपसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने क्या परफॉर्म किया वो पूछा जाएगा, विधानसभा में आपको बोलना पड़ेगा, विधान परिषद में आपको बोलना पड़ेगा, लोगों के प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको पूरा अध्ययन करके आना पड़ेगा अपने मंत्रालय का कि पहले क्या था, हमने क्या क्या किया और क्या करने वाले। और वैसे बड़ी मुझे नहीं लगता कि इतना निशांत कुमार की जो हालत है वो इतना कर पाएंगे। मुझे लगता है फिर रोज हंसी उड़े, स्वास्थ्य विभाग की हंसी उड़े, निशांत कुमार की हो सकता है वो कैचअप कर ले, मुझे नहीं पता वो कैसे फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज और है क्या, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें बहुत सारी अटकलें लगी। जब ये एक्सपेंशन हो रहा था तो ये देखा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्हें समझाया गया कि नहीं नहीं अब आप मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब वो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है, तो ठीक है, एक और उनके बेटे को मौका दिया। तो उनके पास लंबे समय रही ना, इसलिए थोड़ा सा आदत भी तो होती है, आदत भी तो कुछ होती है, मसल मेमोरी कहते हैं ना उसको। हाँ, मसल मेमोरी है। नहीं इतना तो हम तो बड़ा शार्प मानते हैं नीतीश कुमार के, बहुत शार्प हैं, बहुत समझदार हैं। आज आप क्या तय करके आए हैं ये बताइए मुझे। नहीं, लेकिन बिहार की जनता के लिए यदि वो अच्छा नहीं करेंगे तो दुखद बात है। बाकी रिलेक्टेंट है, क्या होना चाहिए, आप तो बन गए। हाँ,